Hello and welcome to FG Lawkit। आज के वीडियो में we will be discussing about state jurisdiction under international law। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि स्टेट jurisdiction इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में एग्जैक्टली होती क्या है। फिर हम जानेंगे स्टेट की टेरिटोरियल jurisdiction, स्टेट jurisdiction किन प्रिंसिपल से गवर्न और अप्लाई होती है, और लास्टली एक्सट्रेडिशन, डिपोर्टेशन और असाइलम क्या होते हैं विद द हेल्प ऑफ सम केस लॉज। फर्स्ट टॉपिक पे आते हुए हम सब ने ज्यूरिस्डिक्शन के बारे में तो सुना है, पर इंटरनेशनल लॉ के अंडर ये स्टेट ज्यूरिस्डिक्शन क्या होती है। इंटरनेशनल लॉ बेसिकली कंट्रीज या स्टेट्स को आपस में जोड़ता है। तो इस वेब ऑफ कनेक्शंस के अंदर एक स्टेट के पास राइट होता है अपने डोमेस्टिक अफेयर्स जैसे कि सिटीजन्स, प्रॉपर्टी और सिचुएशंस को मैनेज और गवर्न करने का। इसी को बोला जाता है स्टेट ज्यूरिस्डिक्शन। इन डोमेस्टिक अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एक स्टेट अलग अलग ऑर्गन्स बनाता है और उनको कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस की ज्यूरिस्डिक्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशल फंक्शनिंग के लिए पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को एक्सक्लूसिव पावर्स दी गई हैं। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना या प्रिस्क्राइब करना अपॉन द स्टेट्स सिटीजन्स या सब्जेक्ट्स। पर जैसा आप जानते हैं, लॉ मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ लेजिस्लेचर तक ही सीमित नहीं होती और इन लॉज की इन्फोर्समेंट करती है एग्जीक्यूटिव एंड द वेरियस कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। ये सब एलैबोरेट करने का मतलब ये बताने के लिए था कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी को बोला जाता है प्रिस्क्रिप्टिव ज्यूरिस्डिक्शन और लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी को बोला जाता है इन्फोर्समेंट ज्यूरिस्डिक्शन। इंटरनेशनल लॉ में एक स्टेट की प्रिस्क्रिप्टिव और इन्फोर्समेंट ज्यूरिस्डिक्शन के बीच के डिफरेंसेस जानना ज़रूरी है। डिफरेंस जानने के लिए एक एग्जाम्पल को इलस्ट्रेट करते हैं। अगर कोई भी इंडिया में मर्डर करके यूएसए भाग जाता है तो इंडियन कोर्ट्स के पास पूरी ज्यूरिस्डिक्शन होती है उसको ट्राई करने के लिए, पर अक्यूज्ड को इंडिया लाने के लिए ऑफिशियल्स नहीं भेजे जा सकते हैं उस ट्रायल को इन्फोर्स करने के लिए। अक्यूज्ड को अगर इंडिया लाना हो तो यूएस अथॉरिटीज से इंडिया को परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर हिज अरेस्ट एंड पैसेज बैक टू इंडिया। कन्वर्सली, अगर अक्यूज्ड इंडिया में ही रहता तो इंडियन गवर्नमेंट के पास पूरी ज्यूरिस्डिक्शन होती टू अरेस्ट हिम एंड देन ट्राई हिम इन कोर्ट इवन इफ अक्यूज्ड किसी और कंट्री का सिटीजन होता। इस इलस्ट्रेशन से हमें पता चलता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज की ज्यूरिस्डिक्शन सिर्फ एक स्टेट की फिजिकल टेरिटरी तक रिस्ट्रिक्टेड है। ऑन द अदर हैंड, स्टेट की प्रिस्क्रिप्टिव ज्यूरिस्डिक्शन उसकी टेरिटरी के अंदर आने वाले सब्जेक्ट्स जैसे सिटीजन्स और एलियंस या फॉरेनर्स पर भी लागू होती है। जैसा कि हमने अभी समझा, देयर आर प्राइमरली 3 टाइप्स ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन जिससे स्टेट्स अपने डोमेस्टिक अफेयर्स को मैनेज और गवर्न करता है। ये टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन के फीचर्स हैं। फर्स्ट, लेजिस्लेटिव, सेकंड, एग्जीक्यूटिव और थर्ड, जुडिशियल। एस्पेक्ट्स ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शंस तो समझ ली, अब समझते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन को। स्टेट ज्यूरिस्डिक्शन का पहला बेसिस है टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन के थ्रू स्टेट अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है ऑन द लैंड, पॉपुलेशन, प्रॉपर्टी एंड प्राइमरी इवेंट्स हैपनिंग इन द स्टेट टेरिटरी। टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन, जिसमें स्टेट की बाउंड्रीज या बॉर्डर्स के अंदर होने वाले मैटर्स से डील किया जाता है। सेकेंड, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन, जिसमें स्टेट के बॉर्डर्स के बाहर किए गए क्राइम से डील किया जाता है। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट ज्यूरिस्डिक्शन पर। इंटरनेशनल लॉ एक स्टेट को अपनी ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने के लिए न्यूमरस ग्राउंड्स देता है। यहाँ नोट करना ज़रूरी है कि इंटरनेशनल लॉ ये डिक्टेट नहीं करता स्टेट्स को कि किस सिचुएशन में किस ग्राउंड पर स्टेट अपनी ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। ये फ्रीडम ऑफ डिसीजन स्टेट्स को दी जाती है। फर्स्ट प्रिंसिपल है टेरिटोरियलिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि स्टेट्स के पास पूरी अथॉरिटी है अपने टेरिटरी में अपनी सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करने के लिए। स्टेट्स अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में लेजिस्लेट कर सकते हैं और क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए इंडिविजुअल्स को ट्राई कर सकते हैं बिना किसी के इंटरवेंशन के। दूसरा प्रिंसिपल है नेशनैलिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि हर स्टेट एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल से बनता है। इस कनेक्शन को लीगली रिकॉग्नाइज किया जाता है नेशनैलिटी के थ्रू। नेशनैलिटी या स्टेट सिटीजनशिप के थ्रू इंडिविजुअल्स को स्टेट बेनिफिट्स और ऑब्लिगेशंस देता है। इंटरनेशनल लॉ के अंडर नेशनैलिटी की कोई एस्टैब्लिश्ड डेफिनेशन नहीं है एंड एज सच नेशनैलिटी ग्रांट्स स्टेट्स के डिस्क्रेशन पर छोड़ देता है। अगला प्रिंसिपल है प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल। प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल उन केसेस में इन्वोक किया जाता है जहां पे उस स्टेट के सिटीजन ने किसी दूसरे स्टेट में कोई ऐसा एक्ट किया हो जो टेरिटोरियल स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट या सिक्योरिटी को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करे। इस प्रिंसिपल का फंडामेंटल आइडिया ये है कि हर स्टेट का एक लेजिटिमेट इंटरेस्ट होता है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने में और अपनी टेरिटरी की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने में। इस प्रिंसिपल को यूजुअली इन्वोक किया जाता है टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग और ऐसे मैटर्स में जहां पे स्टेट सिक्योरिटी डायरेक्टली अफेक्ट हो रही हो। फिर आता है यूनिवर्सैलिटी प्रिंसिपल। यूनिवर्सैलिटी प्रिंसिपल के अंडर स्टेट्स को जुरिस्डिक्शन दी जाती है उन केसेस को ट्राई करने की जो पूरी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो या ऐसे क्राइम्स जो इंटरनेशनली सिग्निफिकेंट हो।
ये क्राइम्स होते हैं जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, टॉर्चर, पायरेसी एंड सर्टेन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। अब आते हैं स्टेट्स की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल या उनकी जोग्राफिकल टेरिटरी से बाहर एक्सरसाइज की जाने वाली जुरिस्डिक्शन पर। It involves the application and enforcement of a state's laws, regulations, and jurisdictional reach over persons, activities, or events that occur outside its own territory. But all of this is subject to various limitations and regulations under international law and demands cooperation between states. एक स्टेट अपनी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है एक्स्ट्राडिशन, डिपोर्टेशन और असाइलम्स में। तो अब आते हैं एक्स्ट्राडिशन पर। एक्स्ट्राडिशन उन सिचुएशंस में अराइज होता है जिनमें एक क्रिमिनल या इंडिविजुअल अपने स्टेट से एस्केप करके दूसरे स्टेट्स में चला जाता है। ऐसे केसेस में एक टेरिटोरियल स्टेट दूसरे स्टेट को रिक्वेस्ट करता है टू हैंड ओवर द क्रिमिनल या इंडिविजुअल। दिस प्रैक्टिस बिटवीन स्टेट्स इज नोन एज एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन के सोर्सेज यूजुअली ट्रीटीज में बेस्ड होते हैं। It is not an international custom as a state is not legally obliged to hand over the individual in question. Extradition के sources general principles of law में भी trace किए जा सकते हैं, जैसे कि principle of double criminality और doctrine of specialty. अब आते हैं deportation पर। Deportation एक foreign individual को state से forcibly remove किए जाने और उसको अपने state वापस भेजने की process को बोलते हैं। डेपोटेशन का ऑब्जेक्टिव होता है स्टेट में फॉरेनर्स की एंट्री, स्टे और रिमूवल को रेगुलेट करना इन व्यू ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस लाइक इमिग्रेशन वायलेशंस, थ्रेट टू स्टेट सिक्योरिटी, क्रिमिनल कन्विक्शंस एटसेट्रा। डेपोटेशन के लॉज और प्रोसीजर्स हर कंट्री के हिसाब से वेरी करते हैं। अब आते हैं असाइलम्स पर। इंटरनेशनल लॉ के अंडर असाइलम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके थ्रू स्टेट्स उन इंडिविजुअल्स को अपनी प्रोटेक्शन देते हैं जो अपने स्टेट से एस्केप करके आए हों। इन इंडिविजुअल्स के दूसरी कंट्री में रेफ्यूज लेने के रीजंस हो सकते हैं उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कॉन्फ्लिक्ट या फियर ऑफ परसिक्यूशन बाय द टेरिटोरियल स्टेट। असाइलम ग्रांट्स का बेसिस है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट में, जो ये कहता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स या रेफ्यूजीज को अपने स्टेट वापस भेजना वुड बी अ ग्रेव इनजस्टिस टू देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स। रेफ्यूजीज की प्रोटेक्शन और असाइलम ग्रांट्स के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं 1951 के कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज और उसके 1967 प्रोटोकॉल में। असाइलम्स दो तरह के होते हैं, फर्स्ट रेफ्यूजी असाइलम, सेकंड डिप्लोमेटिक असाइलम। तो पहले डिस्कस करते हैं रेफ्यूजी असाइलम के बारे में। रेफ्यूजी असाइलम सिर्फ उन इंडिविजुअल्स को मिलता है जो रेफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951 की डेफिनेशन के अंडर आते हैं। रेफ्यूजी की डेफिनेशन एज पर द रेफ्यूजी कन्वेंशन यहाँ दी गई है। इन एडिशन, जो स्टेट्स रेफ्यूजी कन्वेंशन और उसके प्रोटोकॉल के पार्टीज हैं उन स्टेट्स पर ऑब्लिगेशन बनती है रेफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करना अपनी टेरिटरी के अंदर। दूसरा टाइप है डिप्लोमेटिक असाइलम। डिप्लोमेटिक असाइलम्स ग्रांट की जाती है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट और डिप्लोमेटिक प्रेमाइसेस या स्पेसेस द्वारा टू एन इंडिविजुअल हु सीक्स रेफ्यूज एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर स्टेट। डिप्लोमेटिक असाइलम सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही ग्रांट किए जाते हैं जहां रेफ्यूज लेने वाले इंडिविजुअल को इमीडिएट और ग्रेव थ्रेट का खतरा हो और उसके पास अपनी कंट्री में कोई और सेफ जगह ना बची हो। डिप्लोमेटिक असाइलम देने की प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनवायलेबिलिटी ऑफ डिप्लोमेटिक प्रेमाइसेस अंडर इंटरनेशनल लॉ। ये प्रिंसिपल फिजिकल प्रोटेक्शन ग्रांट करता है दूसरे स्टेट्स की एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और अदर डिप्लोमेटिक प्रेमाइसेस होस्ट स्टेट की टेरिटरी के अंदर। इस प्रिंसिपल के थ्रू इन डिप्लोमेटिक प्रेमाइसेस के साथ कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, इनके अंदर अनऑथराइज्ड एंट्री नहीं ले सकता और इनकी एक्टिविटीज़ को इंट्रूड नहीं कर सकता है। अब हम एक्स्ट्राडिशन को जानते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ सम केस लॉज। पहला केस लॉ है अबू सलम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में अबू सलम was one of the accused for a series of bomb blasts in Bombay in 1993 and वो पोर्चुगल भाग गया था। Subsequently उसको पोर्चुगल से एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश की गई पोर्चुगीज गवर्नमेंट को ये बोलकर कि अबू सलम was involved in criminal activities covered under the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing। इधर ये नोट करना ज़रूरी है कि इंडिया और पोर्चुगल के बीच कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं थी। फाइनली अबू सलम का एक्स्ट्राडिशन इशू किया गया ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। इस प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ कि अगर कभी पोर्चुगल सेम सिचुएशन में पड़ता है तो इंडिया भी उसके सिटीजन का एक्स्ट्राडिशन इशू करेगी। अबू सलम का कंटेंशन ये था कि उसको उन क्राइम्स के लिए भी ट्राई किया जा रहा है जो एक्स्ट्राडिशन डिक्री में मेंशन नहीं थे। इस कंटेंशन से कोर्ट के पास दो इश्यूज आए, whether Indian courts have the jurisdiction to try Abu Salam for offences not mentioned in the extradition decree. Second, whether the rule of specialty has been violated. जैसा कि हमने एक्स्ट्राडिशन के अंदर पढ़ा, रूल ऑफ स्पेशलिटी इंटरनेशनल लॉ का वो प्रिंसिपल होता है जिसमें ऑफेंडर सिर्फ उन्हीं क्राइम्स के लिए ट्राई किया जा सकता है जिनको एक्स्ट्राडिशन डिक्री में मेंशन किया गया था बाय द टेरिटोरियल स्टेट। कोर्ट ने अल्टीमेटली अबू सलम की अपील डिसमिस कर दी, ये स्टेट करते हुए कि उसकी एक्स्ट्राडिशन वाज नॉट फाउंडेड ऑन इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग बट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी।
अब आते हैं दूसरे केस पे, जो है अरेस्ट एंड रेस्टोरेशन ऑफ सावरकर। इस केस में विनायक दामोदर सावरकर को ब्रिटिश ऑफिशियल्स एक बोट में ले जा रहे थे फॉर हिज ट्रायल। ये बोट एक फ्रेंच पोर्ट में हार्बर थी अपनी जर्नी शुरू करने से पहले। इस वॉयज के दौरान सावरकर जंप्ड ऑफ द बोट एंड मैनेज्ड टू एस्केप टुवर्ड्स फ्रेंच टेरिटरी। वहाँ पे एक फ्रेंच ब्रिगेडियर ने सावरकर को पकड़ लिया एंड हैंडेड हिम ओवर टू द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ये सोच के कि वो ब्रिटिश बोट के क्रू मेंबर थे। अब आते हैं पार्टीज के कंटेंशंस पर। फ्रेंच गवर्नमेंट ने सावरकर के रिटर्न की रिक्वेस्ट की, ये नोट करके कि एक्स्ट्रेडिशन का प्रॉपर और फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया था अंडर द सर्कमस्टांसेस एज मेंशन्ड इन द फैक्ट्स। On the other hand, the British government refused and stated that it was the obligation of the French officials to prevent Savarkar's escape given the security arrangements made for the boat while it was in port. इस केस को जज करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फ्रेंच गवर्नमेंट के कंटेंशंस को डिसमिस किया, ये कहकर कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ सावरकर टू द फ्रेंच अथॉरिटीज। With this, I conclude today's lecture. Thank you for watching FG Locket.